मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम। देवांशी हमें आज बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन किन किन खबरों के दम पर रहा है। आईटी शेयरों में तेजी की वजह क्या है ये हम समझेंगे कुशल से, और साथ ही कुशल बताएंगे भारत फोर्ज के नतीजों का अनुमान भी। वेदांता के डीलिस्टिंग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब आगे क्या ये जानेंगे संदीप से, और मानसी बताएंगी अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में किस तरह का ट्रेड रहा है, किस तरह का कारोबार रहा है। जुलाई सीरीज की शानदार शुरुआत हुई है। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी तेजी रही। निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 10,400 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स भी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 35,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी आधे % की मजबूती के साथ 21,600 के बेहद करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहा। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 753 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1304 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार ने हफ्ते का अंत काफी अच्छा किया और निफ्टी ने सेंचुरी लगा दी। बाजार को कहां से मजबूती मिलती हुई आपको दिख रही है? भारतीय बाजारों ने जुलाई सीरीज की शुरुआत दमदार तरीके से की। दमदार इसलिए कि भले ही 100 पॉइंट के आसपास की ही बढ़त दिखी हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन जो मजबूती थी वो काफी बेहतर थी। इस लिहाज से कि दुनिया भर के बाजारों से बहुत मजबूत संकेत नहीं थे, मिले जुले सुस्ती के। अमेरिका में थोड़ा ट्रेडिंग सेशन ठीक रहा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स दिन भर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त भी डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ जाकर बंद होने में कामयाब रहे। 21,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में आपको क्लोजिंग मिली। निफ्टी लगभग 10,400 के नजदीक जाकर बंद हुआ। तो ये अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी हफ्ते की, और इस लिहाज से बाजारों में एक्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बरकरार है, और सबसे बढ़िया बात है कि अब जो तेजी बन रही है वो ब्रॉड बेस्ड होती दिख रही है। जैसे कि आज काफी हद तक आईटी शेयरों ने लीड किया। तो जो एक्सचेंजर के नतीजे आए थे दुनिया भर में, वहां से आईटी शेयरों में जो बड़ी तेजी बनी वो भारतीय बाजारों के बड़े काम आती हुई दिखी है, और वहीं से जोश आया। तो हफ्ते का अंत अच्छा किया है, जुलाई सीरीज की शुरुआत अच्छी की है, और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई खास खराब खबर ना आए तो भारतीय बाजार अपने मोमेंटम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़कर अमेरिका में और हमारे यहाँ आ रहे हैं उसको लेकर डर थोड़ा सा है जरूर, लेकिन बाजार इस वक्त पूरी तरह से तेजी के मूड में है और इस डर के आगे जाकर सोच रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। तो मोमेंटम बरकरार है। एक सिंपल चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जुलाई सीरीज के लिहाज से वो ये कि जब तक 10,000 के नीचे निफ्टी बंद ना हो तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, और जब तक 20,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद ना हो तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। तो हफ्ते के आखिरी दिन एक अच्छा और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। ओके, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के मार्केट में कौन कौन सी ऐसी खबरें थी और उन खबरों के दम पर किस किस सेक्टर में एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। बिल्कुल मृत्युंजय, आप देखिए आज के दिन अगर बाजार की बात करें, सीरीज का पहला दिन था और हमने देखा कि सुस्त आज कारोबार होता हुआ दिखा। ना ज्यादा बढ़त आती हुई दिखी, ना ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी, लेकिन इसके बावजूद हरे निशान में आज बाजार बंद होते हुए दिखे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज आईटी सेक्टर लीड करता हुआ दिखा था एसेंशियल के नंबर्स के चलते, लेकिन इसके अलावा आज बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी एक्टिविटी बनती हुई दिखी। स्पेशली सेकेंड हाफ में आखिरी 1 घंटे में हमने अच्छी गेन्स आते हुए दिखे थे। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी गेनर्स की बात करूं तो उसमें इन्फोसिस, बीपीसीएल, आईओसी, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स शामिल होते हुए दिखे। और वहीं लूजर्स की बात करें तो इस सूची में बजाज फाइनेंस, आईटीसी, इंफ्राटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखी थी। आईटी स्टॉक्स में आप देखिए हैवी वेट्स के चलते भी काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था। मिड कैप आईटी स्टॉक्स जैसे कि एनआईटी टेक, यहाँ पे अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। विप्रो में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी थी। इसके अलावा आप देखिए
और आज के दिन में जो बैंकिंग स्टॉक्स है यहाँ पे भी अच्छे गेन्स थे, लेकिन सरकारी बैंक्स जैसे कि यूको बैंक नंबर्स आने के बाद अच्छा रिएक्ट करता हुआ दिखा। डबल डिजिट गेन्स हमने इस स्टॉक में भी देखे हैं और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। सेंट्रल बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सारे कुछ स्टॉक्स थे सरकारी बैंक्स जहाँ पे गेन्स आते हुए दिखे। निजी बैंक्स में भी हमने देखा अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था आखिरी 1 घंटे में। साथ ही आप देखिए मिड कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जैसे कि टाटा पावर, EIL, ग्लेनमार्क फार्मा, जिसके चलते हमने आज अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। लेकिन मुनाफा वसूली या लाल निशान में कौन से सेक्टर ट्रेड करते हुए दिखे तो FMCG में हमने देखा ITC आज नतीजों से पहले यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी। यूनाइटेड ब्रूवरीज कल अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, आज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। और वरुण बेवरेजेस जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। तो इन ऑल आप देखिए आज फाइनेंशियल्स और IT यही सेक्टर लीड करते हुए दिखे थे। मृत्युंजय, अच्छा, तो ये आपने बताया कि किन किन खबरों के दम पर एक्शन दिखा है, लेकिन देवांशी, देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी ITC ने बाजार बंद होने के बाद नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे? आप देखिए ऑन द फेस ऑफ इट जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं बहुत शानदार नंबर्स नहीं दिख रहे हैं ITC के। आप देखिए जो आय आती हुई दिखिए इस तिमाही में वो करीब 6.5% तक कम होती हुई दिखी है इस तिमाही में। और आप देखिए 11,420 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो इस बार बढ़ती हुई दिखी है। तो अगर आप उसको हटा के नेट सेल्स देखें तो 10,842 करोड़ पे आते हुए दिखे। तो यहाँ पे गिरावट है 11,992 करोड़ के सामने ये गिरावट हमें देखने मिल रही है। उम्मीद यही थी कि गिरावट आएगी, लेकिन सबसे अहम ये देखना है कि जो सिगरेट कारोबार है यहाँ पे हम देख रहे हैं 6.5% तक की जो आय है उसमें गिरावट आती हुई दिखी है। तो स्लाइटली 4% से ज्यादा की गिरावट हम वॉल्यूम्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ती हुई दिखी थी और इसके चलते हमने देखा कि जो सिगरेट की कीमतें थी वो भी बढ़ती हुई दिखी। FMCG यहाँ से सारा मिलने की उम्मीद थी, यहाँ पे 5% तक की बढ़त आती हुई दिखी जो कि इनलाइन है। और होटल कारोबार में 52% तक की गिरावट हमने एबिट में देखी। तो कुल मिला के आप देखिए इनलाइन ही नंबर्स हैं। और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है कुल मिला के वो करीब 9% तक कम होता हुआ दिखा है 4,163 करोड़ पर। और जो मार्जिन है वो हल्के से बढ़ते हुए दिखे 38.4% पर 38.1% से बढ़कर। और जो मुनाफा है वो इस बार करीब 6.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इन्होंने अपने नंबर्स देखिए बहुत ज्यादा शानदार नंबर्स आते हुए नहीं दिखे, लेकिन जो सिगरेट कारोबार है यहाँ पे उम्मीद से हल्के से कम नंबर्स आते हुए दिखे। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा कम होती हुई दिखी और एक्साइज ड्यूटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मार्केट ने बड़ा खुश किया लोगों को, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है। सोमवार का बाजार आपको कैसा दिख रहा है और सोमवार के मार्केट को देखते हुए सोमवार के लिए सोमवार को क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज अच्छी शुरुआत हुई जुलाई सीरीज की और बहुत बड़ी सीरीज है इनफैक्ट, और करीब 5 हफ्ते करीब रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज कुछ अच्छे हेवीवेट्स बंद हुए हैं, IT बहुत अच्छा लीड कर रहा था और FMCG पार्टिसिपेट नहीं किया। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अब FMCG पार्टिसिपेट करेंगे। बैंक्स के फ्रंट में भी कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, इवन HDFC बैंक अच्छा क्लोज हुआ। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि मंडे को भी माहौल ठीक ही रहना चाहिए और तेजी का ही माहौल रहना चाहिए। बाकी देखते हैं रात को वीकेंड पे क्या होता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए। और डाउ जोन्स, हालांकि ग्लोबल क्यूज वैसे पॉजिटिव थे और डाउ जोन्स को भी आउट परफॉर्म ही किया मार्केट ने, आज वो नेगेटिव था, फिर भी मार्केट्स काफी अच्छे बंद हुए। 35,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स बंद होता तो दैट इज हार्टनिंग। और मुझे ऐसा लगता है 10,000 से लेकर 10,500, 600 एक अच्छी रेंज है जिसके बीच में रहता है। तो स्टॉक्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल रहेगा। और उसी तर्ज पे मैं 2 स्टॉक्स जो बताने वाला हूं जो मंडे के दिन बाइंग करनी चाहिए। एक इंट्राडे के तर्ज पे इकरा जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और एक तरीके से 5-6 ही कंपनियां जिसमें से 3 कंपनियां लिस्टेड है इस इंडस्ट्री में, और इकरा इज नंबर 2 और बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है मुझे। और 2594 के लगभग क्लोजिंग हुई है, 2710 का टारगेट और 2540 का स्टॉप लॉस लगा है। पोस्ट कोविड काल में कहीं ना कहीं रेटिंग्स का डिमांड और बढ़ना चाहिए और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस है वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी बताए हैं। दूसरा सोनाटा सॉफ्टवेयर, आज जिस तरीके से एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद सारे IT स्टॉक्स में एक जबरदस्त चाल थी और ये एक मिड कैप स्टॉक है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया नीचे के लेवल से, बट मुझे इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है।
और 260 के टारगेट के लिए पोजिशनल पिक के तौर पे मैं इसको देना चाहता हूं। साथ में स्टॉप लॉस जरूर से लगाए 218 का। ओके जी, ठीक है। तो आपने बताया कि इंट्राडे में और पोजिशनल ट्रेड कहां पर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज आईटी शेयरों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया और इंडेक्स 4% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आईटी शेयरों में अच्छी तेजी अचानक से देखने को मिल रही है? ये डिटेल बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए कुशल। जी, तो आज आईटी शेयरों में तेजी का जो कारण बना वो थे कल आए एक्सेंचर के नतीजे। इनफैक्ट यहाँ पर जो लोगों को डर था पर्टिकुलर आईटी कंपनीज को कि कोविड-19 की वजह से आईटी स्पेंडिंग कम होगी, वो कहीं ना कहीं इनके नतीजों में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर नहीं आई है। खासकर अगर आप Q3 FY20 जो इन्होंने जो अभी नंबर्स घोषित किए हैं वो मई एंडिंग के हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों महीनों के जो परफॉर्मेंस है वो इनके नंबर्स पर हमें देखने को मिली और रेवेन्यू काफी स्टेबल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी की काफी स्टेबल रही है। साथ ही काफी एनालिस्ट ये मानकर चल रहे थे कि FY20 की जो गाइडेंस है वो ड्रास्टिकली डाउनग्रेड की जा सकती है, पर उसके विपरीत कंपनी ने जो है FY20 की रेवेन्यू गाइडेंस वो 3 से बढ़ाकर 3.5% जो लोअर बैंड है उसको बढ़ा दिया है। हालांकि ओवरऑल रेंज नैरो की है पर लोअर एंड जो है स्टेबल मेंटेन करके 0.5% बढ़ा दिया है। तो इससे काफी बड़ा सपोर्ट जो है तमाम आईटी फ्रेटर्निटी को देखने को मिला है और कहीं ना कहीं यह आउटलुक अब बनाया जा रहा है कि कोविड-19 का उतना बड़ा इंपैक्ट आईटी कंपनियों पर नजर नहीं आएगा। और खासकर यहाँ पर जो इनके ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी दिखी गई है और जो ओवरऑल रेवेन्यू में सहारा मिला है वो पर्टिकुलरली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से मिला है। और एक्सेंचर का मैं बता दूं 60% पिछले साल इनका कंट्रीब्यूशन था डिजिटल का रेवेन्यू में, अब वो बढ़कर 70% हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे आईटी कंपनियों की रेवेन्यू में बड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। और खासकर जो भारतीय आईटी कंपनियां इस स्पेस में हैं जिनका 40% से ज्यादा रेवेन्यू डिजिटल से आता है, उनके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव खबर आगे के लिए भी ये बनती भी नजर आ सकती है। संदीप जी, अब जो अभी कुशल ने बताया कि क्या वजह रही तेजी की, तो आपको लगता है कि इन्हीं वजहों के दम पर कुछ और तेजी बाकी है या आपको लगता है कि इन वजहों के दम पर जितनी तेजी आनी थी वो आ चुकी है? नहीं, ऐसा लगता है कि और भी तेजी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ मार्च की 23-24 तारीख से, जब भी चैनल पे स्टॉक्स रेकमेंड किए, भले इस शो में हो या मॉर्निंग शोज में, आफ्टरनून शोज में, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी इन पे बहुत फोकस रहा और पर्टिकुलरली ऑनलाइन थीम के ऊपर बहुत फोकस रहा है। मेरा भी रहा और हमारे साथ के सारे ही पैनलिस्ट का रहा है। और मुझे लगता है जो डिजिटलाइजेशन जो थीम है वो आगे भी चलने वाली है। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिलता है, क्वालिटी का कंफर्ट मिलता है। टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। इवन विप्रो, इनफैक्ट नए मैनेजमेंट के बाद जो नई पोजीशन पे एमडी आए हैं उस सब के बाद मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सो ओवरऑल और डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल का जो रेवेन्यूज है उस पे ये सारी कंपनियां काफी फोकस कर रही है। आज देखिए आप, इन्फोसिस और टीसीएस ने तो जबरदस्त मूव्स दिए और बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। तो आने वाले दिनों में ये मिड कैप आईटीज में भी आज NIIT टेक जो कि बहुत अच्छा चला, सुबह भी आज हमारे को पैनलिस्ट ने, राकेश जी ने, कुणाल जी ने भी दिया था और बहुत जबरदस्त गेनर रहे। तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो मैंने सोनाटा दिया और बाकी जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है इनमें बने रहे और नीचे आए, कोई भी बुरा दिन आए तो डाउनसाइड में लेने की कोशिश करें। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, डाउनसाइड रिस्क भी कम लगती है और आगे आने वाले दिनों में विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया लगता है। जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं एक बड़े लीडर से, एक्सेंचर हमेशा एक अच्छी आगाज कर देता है अच्छे रिजल्ट्स की। और देखते हैं अब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो थोड़े बहुत वॉलेटाइल भी रहेंगे बट बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी, आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का। वेदांता के डीलिस्टिंग प्रस्ताव को शेयर धारकों ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, पूरी प्रक्रिया बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। संदीप, बताइए। देखिए, कल ई वोटिंग हुई जिसमें शेयरधारकों ने अप्रूवल दे दिया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से आप देखें, पहला अप्रूवल मांगा जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस से। वो आने के बाद प्रमोटर्स की ओर से एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा, एक लेटर ऑफ ऑफर दिया जाएगा। उस ऑफर में शेयरधारकों से ये पूछा जाएगा कि आप अपने जो शेयर हैं किस भाव पर टेंडर करने के लिए रेडी हैं। बोलियां मंगवाई जाएंगी। फिर जब वो बोलियां आ जाएंगी
तब प्रमोटर्स के पास ये राइट है कि उस भाव को वो सहमति दें या ना दें, मंजूर करें या ना करें। तो दो केस बनते हैं कि प्रमोटर्स वो प्राइस जो है, बोलियां जो है, उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। पहला केस देखते हैं, अगर वो सहमति दे देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास पैसा आ जाएगा, उनको शेयर मिल जाएंगे, डीलिस्टिंग हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फर्ज कीजिए जो भाव मिलते हैं, बोलियां मिलती हैं प्रमोटर्स को, वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे मंजूर नहीं करते हैं, तो फिर उनके पास विकल्प ये है 2 दिन के अंदर उनको एक काउंटर ऑफर देना होगा। और वो जो काउंटर ऑफर है वो शेयरधारकों को मंजूर होना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर डीलिस्टिंग की प्रक्रिया हो जाएगी जिस बात पर दोनों पार्टियां एग्री होती हैं। मान लीजिए वो जो काउंटर ऑफर है वो शेयरधारकों को मंजूर नहीं है, तो फिर जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखेगा। सवाल इसमें यह भी आता है कि कई बार ऐसा होता है कि डीलिस्टिंग हो जाती है, आप उसमें शेयर टेंडर नहीं कर पाए, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपको पता नहीं चला, तो उस केस में भी घबराने की बात नहीं है। डीलिस्टिंग होने के बाद भी प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तो 1 साल का विकल्प है, आप अपने जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स को टेंडर कर सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं, उनको भी 1 साल के अंदर एक्सेप्ट करने ही है। ध्यान ये रखिए कि डीलिस्टिंग का जो भाव है एक बार तय हो गया, उसी भाव पर ही आपके शेयर जो है वो प्रमोटर्स एक्सेप्ट करेंगे, तो भाव वही रहेगा। 1 साल के बाद भी अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जो अब वेदांता की डीलिस्टिंग में फॉलो होगी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते के लिए बाजार के अहम ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे जिसके दम पर आपको मार्केट में एक्शन दिख सकता है। और ये ट्रिगर्स बताने के लिए मानसी हमारे साथ हैं। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता काफी एक्शन पैक रहने वाला है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में ओएनजीसी, वायदा बाजार में बीईएल, एमआरएफ, पेट्रोनेट, एलएनजी, भारत फोर्ज, सेल जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। 29 जून के दिन बीएसई सेंसेक्स 50 का सोमवार की वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इसी दिन अरविंद फैशंस लिमिटेड का राइट इश्यू भी खुलेगा जो कि 17 जुलाई तक खुला रहेगा। 30 जून के दिन एक तो लॉकडाउन का 5वां चरण खत्म हो जाएगा और 1 जुलाई को अनलॉक 2 शुरू होने जा रहा है। 30 जून के ही दिन मई वित्तीय घाटे के आंकड़े भी आने वाले हैं। 1 जुलाई यानी बुधवार के दिन हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े इस दिन हम आते हुए दिखेंगे। एफओएमसी के मिनट्स इसी दिन जारी होंगे और बुधवार यानी कि 1 जुलाई को ही सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर खुलेगा जो कि 14 जुलाई तक खुला रहेगा। पीएनबी सेविंग अकाउंट की नई दरें भी इसी दिन लागू होंगी। 2 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन अमेरिका के साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे और अंत में 3 जुलाई यानी कि शुक्रवार को बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। ठीक है, और अब हम रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एचडीएफसी के वीके शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंडे को सर बताइए आपके हिसाब से ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैरिको एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा जिसने क्लोज दिया है अभी, और 350 रुपए का कॉल मैं सजेस्ट करूंगा 12 रुपए 35 पैसे लेने के लिए। इसका स्टॉप लॉस रखें 9.5 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 17 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे आपको करीब 50% जैसा रिटर्न आपको यहाँ पे अपने ऑप्शन प्राइस में आपको मिल सकता है। तो ये मैरिको और सुबह के लिए, सोमवार सुबह के लिए, और ऑब्वियसली ये कहना पड़ेगा ये वीकेंड है और इस बीच में अगर अनिल जी सुबह मोहर लगा देते हैं सोमवार को तो ये करें, अगर मना करते हैं इस कारणवश तो ये ऑप्शन न लें। जी बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते के लिए और खास करके मंडे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां पर निवेश कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे नतीजों का एक्शन जो आज बाजार बंद होने के बाद वीकेंड पर और सोमवार को आने वाले हैं, इन तमाम कंपनियों के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि भारतीय बाजार उम्मीद करके मानकर ये चल रहे थे कि अमेरिका में बहुत मजबूत ट्रेडिंग सेशन ना हो क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे थे, लेकिन अगर अमेरिका में थोड़ी भी रिकवरी आती है तो हमारे बाजारों के लिए सोमवार के लिए बड़ा जोश भरने वाली होगी। और उसके ऊपर अगर डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में हो तो कहने ही क्या, फिर से 10,500 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। नीचे की तरफ 10,200 10,250 के आसपास
मजबूत सपोर्ट है सोमवार के लिए। तो 10,200, 10,250 सपोर्ट, 10,500, 10,550 ऊपरी रेंज ये मानकर चल सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,000 के आसपास आप मजबूत सपोर्ट मानिए, 20,900, 21,000 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तर पर 22,000, 22,500 ये रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आपको आती हुई दिखेगी। ऊपर की रेंज थोड़ी सी बड़ी है और छोटी करना चाहें तो 22,250, 22,450 ये मानकर आप चल सकते हैं, जहां पर अगर बैंक निफ्टी पहुंचा तो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। ट्रिगर्स पूरी तरह से नॉन है, अभी तक कोई अननोन ट्रिगर्स ऐसा दिख नहीं रहा। अगर वो आया तो अलग बात है, अदरवाइज बाजारों में जो तेजी का मोमेंटम है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, कैश मार्केट के स्टॉक्स का एक्शन है, ये बरकरार रहेगा, ये आप निश्चिंत होकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान अभी तक सारे ठीक है और सोमवार को अगर कहीं किसी तरह की खराब खबर ना आए तो हम और ऊंचाइयों के लिए 10,500 की तरफ जाने को तैयार हैं, 22,000 की तरफ बैंक निफ्टी पर जाने के तैयार हैं, तो और यहां से मजबूती बढ़ सकती है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए कि मंडे के लिए और खास करके पूरे हफ्ते के लिए किस तरह की रणनीति मार्केट में काम करेगी। और अब वक्त है ये बताने का कि मंडे को आपको ऑप्शन के जरिए और कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत स्वागत है आपका। आपके हिसाब से मंडे को, अच्छा हमारे साथ सुमित बगड़िया जी जुड़े हैं। सुमित जी, आपके हिसाब से क्या बनेगा ट्रेड ऑप्शन के जरिए नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, गुड इवनिंग, सुमित बगड़िया बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में आज जिस तरह से अपसाइड पे क्लोजिंग दिया है, मंडे को अगर कोई भी वीकेंड में नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो इंडेक्स में और स्टॉक स्पेसिफिक में हमें एक अच्छा अपसाइड मूव ही देखने को मिलना चाहिए। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी में 2 जुलाई वाला 10,450 का कॉल 80 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा, जिसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 60 रुपए का, और ऊपर में टारगेट 115 से 125 रुपए तक का निफ्टी का 2 जुलाई का 10,450 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुआ इंडेक्स का स्ट्रेटेजी। अब इसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी, आज जिन स्टॉक्स ने मार्केट को पकड़ के रखा उसमें रिलायंस था, तो रिलायंस का जुलाई सीरीज का एक्सपायरी वाला 1780 का कॉल 65 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा, जिसके अंदर 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट्स में तेजी रहती है तो रिलायंस यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा, फिर ये 1780 वाला कॉल ऊपर में 90 रुपए से लेकर 95 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। अच्छा, ठीक बात है, ये आपने ऑप्शन का ट्रेड बताया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का मौका कहां पर मिलेगा नेक्स्ट वीक? संदीप जी बताइए सर, इन्वेस्टमेंट कहां पर किया जाए ऐसे मार्केट में? बिल्कुल, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेना है, और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सरकार का फोकस काफी रहेगा। और जिस तरीके से जो फेरस नॉन फेरस मेटल्स ये कंपनियां वापस से चलेंगी और वहां पे काफी जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जब लिक्विडिटी रहती है, तो उससे जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज है, जो कि इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज है, वो है रिफ्रैक्टरीज की। और एक कंपनी मैंने पहले भी रेकमेंड की थी, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, बट उसी इंडस्ट्री की एक और बड़ी कंपनी है वेसुवियस इंडिया, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। वेसुवियस VESUVIUS, और एक यूके की कंपनी से प्रमोटेड और एक एमएनसी कंपनी है। और जब एमएनसी कंपनियां होती है और इस टाइप की क्वालिटी कंपनियां होती है जिस भाव पे ये है, तो जीरो डेट कंपनी है, ये बोलना तो एक वो रहेगी कि जीरो डेट कंपनी है ही है। और पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बढ़िया बात रही है कि बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा है, 3 महीने में सिर्फ 16-16.5% परफॉर्म किया है, जो कि मार्केट करीब 33-34% डाउनसाइड से चल चुका है। और पिछले एक वीक में भी 4-5% ही परफॉर्म किया है। और पिछले 3 साल का अगर रिटर्न्स देखें तो नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि जब डाउनसाइड रिस्क कम हो और मार्केट में मोमेंटम हो तो बिल्कुल ये स्टॉक चलेंगे। और सबसे बढ़िया बात है, मुझे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं। पी मल्टीपल काफी सस्ता है, 20-21 के पी मल्टीपल में जीरो डेट कंपनी जो कि 10-11% की ग्रोथ से ग्रो कर रही हो, भले वो कैगर नेट प्रॉफिट का हो या सेल्स का हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 21% है। तो मुझे ये कंपनी में सबसे बढ़िया बात लगती है कि इस इंडस्ट्री में 3-4 ही लिस्टेड अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि मैंने ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज जो कि रिसेंटली मैंने रेकमेंड किया था चैनल पे, और करीब 15-20% वो भी चला था। और अब ये स्टॉक यहाँ से
आराम से आने वाले दिनों में 1090 से लेकर 1130 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को ले 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे, सो ओवरऑल सब पैरामीटर्स पे मुझे ये काफी सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, तो ये लंबे समय का निवेश आप कहां पर कर सकते हैं ये आपको संदीप जी ने बताया। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, सुमित जी आपका, साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, किस तरह का ट्रेड हुआ, किस तरह का एक्शन रहा और अगले हफ्ते का मार्केट, खास करके मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।